हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है ना। तो इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपने मस्तिष्क को भी एकदम फ्रेश करके यहां पर जुड़े होंगे। और आज हम लोग प्यारे बच्चों ये चैप्टर समाप्त करने वाले हैं, ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं। यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएं, ये चैप्टर प्यारे बच्चों आज हमारा समाप्त हो जाएगा। तो क्या सारे बच्चे तैयार हैं? जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि यस सर हम तैयार हैं। हाँ, जल्दी से बताइए कि यस सर हम इस चैप्टर को खत्म करने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं सारे बच्चे? यस। और एक और बात बता दें प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग ना ये मत सोचिएगा कि यहां से ज्यादा प्रश्न पूछेगा कि नहीं पूछेगा, जरूर पूछेगा, हर हाल में पूछेगा। ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी सारे बच्चे जो अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिए फटाफट से। जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है ना। जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। यस, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। बस आप लोग को हम कमेंट खोल लिए हैं पढ़ने के लिए। बिल्कुल। तो क्लास आप लोग उम्मीद करते हैं कि शेयर कर चुके होंगे और लाइक भी कर दिए होंगे। आज प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं रोजगार एवं सेवा का पूरा चैप्टर। लेकिन हाँ, एक बात और बता दें कि कल सुबह में प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कल सुबह में टॉपर बैच में, ध्यान रखिएगा, कल सुबह में टॉपर बैच में, कल सुबह में टॉपर बैच में सुबह में जो हिंदी होता था ना, उस हिंदी के क्लास की जगह पर 7 से लेकर के 10 बजे तक लगातार क्या चलेगा? केमिस्ट्री चलेगा। ठीक है ना। 7 बजे से 10 बजे तक लगातार क्या चलेगा? केमिस्ट्री चलेगा। और जो चौथा नंबर चैप्टर अपना चल रहा था वो प्यारे बच्चों खत्म होगा, समाप्त होगा। ठीक है। तो तैयार रहिएगा इसके लिए भी। और साथ ही साथ जो बच्चे क्रैश कोर्स में अपना एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं, तो फिर क्रैश कोर्स में अपना एडमिशन ले ही लीजिए जल्दी से। ठीक है ना। जो बच्चे क्रैश कोर्स में अपना एडमिशन नहीं लिए हैं, तो जल्दी से क्रैश कोर्स में अपना एडमिशन लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर 45 दिन में हम आपको वैसे वैसे क्वेश्चन के साथ तैयारी कराएंगे तो सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। वैसे कुछ क्वेश्चन के साथ तैयारी करवाएंगे जो आपके परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो समझिए कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हैं और एक बेहतर नंबर ला सकते हैं मैट्रिक परीक्षा में। ठीक है ना। बेहतरीन तैयारी करके बेहतर नंबर ला सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा। तो अगर आप लोग क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हैं तो मात्र 199 का फी है, आप लोग जाकर के जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। और प्यारे बच्चों 81 14 53 20 21 और 92 63 99 11 25 ये 2 नंबर है जहां पर कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं या फिर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो क्लास को शुरू किया जाए। प्यारे बच्चों, तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि यस सर क्लास को अब स्टार्ट किया जाए। पिछले क्लास में हम आपको क्या क्या बताए थे? पिछले क्लास में हम आपको बताए थे रोजगार के बारे में कि रोजगार क्या होता है, बेरोजगार क्या होता है और सेवा क्षेत्र क्या होता है। रोजगार के बारे में क्या बताए थे? रोजगार के बारे में हम पिछले क्लास में यही ना बताए थे, अपने जीविकोपार्जन के लिए हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमारा रोजगार कहलाता है। समझ गए? अपने जीविकोपार्जन के लिए। आज ये पूरा चैप्टर खत्म होगा बाबू, ध्यान रखना, एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़ लेना। पूरा चैप्टर आज हम समाप्त करेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, रोजगार का अर्थ होता है देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना जिससे देश की उत्पादकता बढ़े और सामान्य लोगों के लिए उसकी न्यूनतम रोटी, कपड़ा और मकान का जो जरूरत होता है वो पूरा हो जाए, तो उसे कहते हैं रोजगार। समझ गए? और अगर जिसको रोजगार न मिला तो वो बेरोजगार। समझ गए ना। तो ये बात हम आपको बताए थे। और सेवा क्षेत्र कहने का मतलब भी बताए थे कि शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता और दक्षता के आधार पर जो रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेवा क्षेत्र। कहते हैं ना, अगर शारीरिक क्षमता रोजगार के शारीरिक क्षमता
कार्य क्षमता, दक्षता के आधार पर अगर रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो उसे क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, पिछले क्लास में बता भी दिए थे। रोजगार और सेवा में प्यारे बच्चों संबंध हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि रोजगार और सेवा में बड़ा गहरा संबंध होता है। ठीक है ना, रोजगार और सेवा में बड़ा गहरा संबंध होता है, क्योंकि रोजगार करके कोई आदमी पैसे कमाता है, रोजगार करके कोई आदमी पैसे कमाता है और उन पैसों को कुछ अपने जरूरत के कार्यों में खर्च करता है और कुछ पैसों को बचा करके रखता है पूंजी के रूप में। ठीक है ना, तो जो पूंजी के रूप में बचा करके रखता है ना, उसका उपयोग वो सेवा क्षेत्र में करता है। जैसे हम अगर मान लिया जाए कि पैसा आज बचा करके रखे हैं, तो कल होकर के कोई भी एक छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, कपड़ा का दुकान, दवाई का दुकान खोल सकते हैं, या फिर कोई भी छोटा मोटा क्या कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे। तो क्या हुआ? सेवा क्षेत्र हुआ। यानी कहने का मतलब हुआ कि रोजगार और सेवा में क्या है प्यारे बच्चों? संबंध है। ठीक है, चलिए सेवा क्षेत्र पर एक टिप्पणी भी छोटा सा हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। अच्छा, एक बात और जो कि हम आपको अर्थशास्त्र के पहले नंबर चैप्टर से ही बताते आ रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और प्यारे बच्चों तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। ये हम आपको बताते आ रहे हैं पहले नंबर चैप्टर से। अर्थशास्त्र का जब पहला नंबर चैप्टर शुरू किए थे ना, तो याद करिए वहीं से प्यारे बच्चों हम आपको बताते चले आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? यस, कुल। दूसरी बात, एक और बात बता दें, आप लोग ना बहुत ज्यादा लापरवाह रहते हो। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों आपका क्लास डेली शाम में 6 बजे से लाइव हो जाता है। आपका क्लास डेली शाम में 6 बजे से लाइव हो जाता है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो 6:30 तक जुड़ते रहते हैं। क्या भाई आप लोग ये आधा घंटा करते क्या हो? ठीक है ना, अगर क्लास प्यारे बच्चों टाइम पर है तो 6 बजे जुड़ जाया करिए ना, समझ गए? अगर 6 बजे आपको टाइम दिया गया है तो 6 बजे आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, आराम से आप लोग का क्लास होगा। लेकिन आप लोग 6:30 बजे तक आते रहते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, बताइए। सर एक बार बता दीजिए कि 10th क्लास का न्यू बैच कब स्टार्ट होगा? अच्छा, 10th क्लास का न्यू बैच 2025 के लिए, वो तो हम 2024 के शुरुआत में स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, 2024 के शुरुआत में स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए चिंता मत करिए। 9वीं क्लास के बच्चों के लिए भी जो इस बार 10वां में आ रहे हैं, विशेष सुविधा के साथ प्यारे बच्चों हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, समझ गए ना? तो चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए हम क्या बता रहे हैं? आर्थिक विकास के क्षेत्र के बारे में प्यारे बच्चों बातचीत कर रहे थे कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, समझ गए ना? अच्छा, उसके बाद अब कृषि क्षेत्र में जैसे कृषि कार्य आता है, खेतीबाड़ी आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, बकरी पालन आता है, मुर्गा पालन आता है। ठीक है ना, ये सब क्या होता है? सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में जितने भी कल कारखाने खुलते हैं, उद्योग धंधे करते हैं, व्यापार, ये सब आता है क्षेत्र में। और तीसरा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, डॉक्टर, मास्टर, ये सब आता है तीसरा क्षेत्र में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको हम ये भी बताए थे कि 49.9% लोग किस कार्य में लगे हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्र में और द्वितीय क्षेत्र में लगे हुए हैं, जबकि 55.1%, देखिए आज फिर से करने का याद नहीं रहा, 55.1% लोग प्यारे बच्चों लगे हुए हैं तृतीय क्षेत्र में, यानी कि सेवा क्षेत्र में। यानी कि सेवा क्षेत्र जो है एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। देखिए एक बात आपको हम बता देते हैं, जो हम बात बोलते हैं अगर एक एक बात को सुन लीजिएगा ना, तो फिर प्यारे बच्चों आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग अगर देखते हैं तो कुछ बच्चे करते क्या है ना, जैसे हम लोग भी करते थे जब 10वां क्लास में थे ना, तो क्लास सर उधर से लिखा रहे हैं और सर कितनों मना करते थे, अरे पहले लिख लो रे, पहले लिख लो रे। लेकिन हम लोग भला सुनने वाले, सॉरी उल्टा बोल दिए, सर कितनों बोलते थे अरे पहले समझ लो, पहले पढ़ लो तब लिखना। लेकिन सर उधर लिख रहे हैं और हम लोग इधर लिख रहे हैं, सर उधर समझा रहे हैं और हम लोग इधर लिख रहे हैं। तो अगर लिखने पर बार बार सर समझाते थे कि अरे लिखने पर ध्यान रहेगा तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन हम लोग भला सुनने वाले, हम लोग तो अपने धुन में रहते थे कि पहले लिखना जरूरी है। लेकिन नहीं, जब हम प्यारे बच्चों पढ़ाते हैं तो हमारा सिद्धांत है कि नहीं, बच्चों को पहले समझना जरूरी है। समझना, अगर समझ जाएंगे तो खुद ब खुद लिख लेंगे, समझ गए ना? और नहीं समझ लीजिएगा तो वो जो हम लिखवाएंगे ना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अक्सर आप लोग देखिएगा जो एकदम बढ़िया से लिखेगा ना, वो प्यारे बच्चों क्या होगा, वो अपना लिखा हुआ याद नहीं कर पाएगा, समझ गए? वो अपना लिखा हुआ याद नहीं कर पाएगा, समझ गए ना? जब हम लोग बचपन में थे तो हमारी मम्मी एक बात कहा करती थी कि भोंद भकाल के मोट बस्ता। ठीक है ना, बस्ता मतलब समझते हैं? बस्ता मतलब समझते हैं? अरे बस्ता जो बैग टांग के जाते हैं ना,
तो एक कहावत कहती थी कि भोंद भकाल के मोट बस्ता, ठीक है, यानी कि जो पढ़ने में कमजोर रहेगा, जो भोंद भकाल रहेगा ना, देखिएगा एक बैग किताब लेकर के जाएगा स्कूल में पढ़ने के लिए, समझ गए। जो तेज रहेगा ना, 2-4 को कॉपी उठाएगा, बस चल देगा, जानता है कि हमको आज यही पढ़ना है। लेकिन जो पढ़ने में मन नहीं लगाएगा ना, एक बैग किताब ले जाएगा, जितना किताब है ना, जितना कॉपी है, रफ सब एकदम उठा करके ले जाएगा, समझ गए, सब उठा करके ले जाएगा, दिखाने के लिए, करे हम तो आज इतना पढ़ करके आए, समझ गए ना। इसलिए ये ध्यान रखिए, हाँ, बस्ता मतलब बैग होता है, समझ गए ना। हम लोग के बिहार में ना भाई कुछ शब्द ऐसा है जो कि अद्भुत है, समझ गए ना, और नाम लेने पर बड़ा गर्व फील होता है। जैसे गाय भैंस को हम लोग बांधते हैं, गाय भैंस को बांधते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कि रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी से। लेकिन उसको हम लोग देहात में बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि पगहा, कहते हैं ना, अरे गैया पगहवा तोड़ा लिया रे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो उसको पगहा कहा जाता है। तो ये सब कितना प्यारा शब्द है, समझ गए ना, पगहा, समझ गए। उसके अलावा बस्ता, समझ गए ना, तो बड़ा मस्त शब्द यार, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्यारे बच्चों आर्थिक क्षेत्र के विकास के बारे में। तो हम आपको समझा ही दिए कि आर्थिक क्षेत्र के कौन कौन से विकास होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये सब हम आपको बता ही दिए। अच्छा चलिए, सारे बच्चे समझ गए ना। यहां से प्यारे बच्चों एक सवाल पूछा जाता है, यहां से एक दीर्घ उत्तरीय का सवाल पूछा जाता है अक्सर, समझ गए ना। यहां से एक दीर्घ उत्तरीय का सवाल अक्सर पूछा जाता है, और वो यह सवाल है कि आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें, आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें, आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें। तो लिखेंगे हम लोग कि आर्थिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है कि देश के सभी प्रकार के संसाधनों में विस्तार एवं वृद्धि करना। यानी कि आप दुनिया में जितने भी प्रकार के काम देखते हैं वो या तो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, या तो द्वितीयक में, या तो तृतीयक में आएंगे, ठीक है ना। कोई भी आप काम बोल दीजिए, कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम जो कि रोजगार का काम है, या तो वो प्राथमिक में आएगा, या तो वो द्वितीयक में आएगा, या तो वो तृतीयक में आएगा, समझ गए ना। या तो प्राथमिक में, या तो द्वितीयक में, या तो तृतीयक में, यही तीन में से किसी एक में आता है। तो देश के सभी प्रकार के संसाधनों में विस्तार एवं वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक विकास कहलाता है। आर्थिक विकास के अगर प्रमुख क्षेत्रों में कृषि सर्वप्रमुख है, आर्थिक विकास के प्रमुख क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रमुख कौन है, कृषि है, क्योंकि आज भी यह सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। आपको पता है ना, 67 से 70% लोग आज भी कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो कृषि कार्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आज भी सबसे ज्यादा लोग रोजगार कर रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद उद्योग का स्थान आता है। पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र बताए, तो अगर दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है तो 3-4 लाइन हम लोग कृषि क्षेत्र के बारे में लिख दिए। उसके बाद दूसरा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र, तो लिखेंगे कि इसके बाद उद्योग क्षेत्र का स्थान आता है, जिसमें कौन, तो कुशल मजदूरों को काम दिया जाता है। उद्योग में किसको काम दिया जाता है, जो कुशल मजदूर होते हैं उन्हीं को ना काम दिया जाता है। तो उनको कुशल जो कुशल क्षेत्र होता है, जो कुशल मजदूर होते हैं उनको अच्छे क्षेत्र में काम दिया जाता है। और उसके बाद आता है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक तीव्र विकास दर्ज की गई है। सबसे तेज गति से विकास करने वाला क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। सबसे तेज गति से विकास करने वाला क्षेत्र कौन सा है, सेवा क्षेत्र है, ठीक है ना। परंतु सेवा क्षेत्र में भी सूचना प्रौद्योगिकी जो है ना, वो जिसको आईटी सेक्टर हम लोग बोलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब समझते हैं, जैसे हम लोग फोन करते हैं तो जियो का सिम यूज करते हैं, एयरटेल का सिम यूज करते हैं, इसको कहते हैं आईटी सेक्टर, समझ गए ना। जैसे प्यारे बच्चों आप ये सोचिए कि आप कस्टमर केयर का सीधे सीधे कस्टमर केयर, जैसे बैलेंस पहले के जमाना में ना बैलेंस कट जाता था ना, अक्सर सुनते होंगे, आज ना आ गया कि जियो फ्री हो गया, भाई बैलेंस कटने ना कटने से कोई फर्क ही नहीं रहा, समझ गए। लेकिन पहले क्या होता था कि 10 रुपया का रिचार्ज कराने के लिए एक कूपन आता था, इतना छोटा कूपन आता था, उसको स्क्रैच करके उसमें एक नंबर रहता था और उस नंबर को डालिए, भाई क्या होता था, बैलेंस आ जाता था। तो 10 रुपया का अगर कूपन डालिए तो 7 रुपया कुछ पैसा देता था। मिस कॉल मार रहे हैं किसी को, और अगर मिस कॉल मारने में ना जैसे ही एक रिंग किया ना, ट्र से किया, तुरंत काट दीजिए उसको। अब कितना चालाक आदमी रहता था ना, हरियरके पर बटमिया पर ना एकदम हथवा रख ले रहता था। बहुत सारे लोग ना क्या करते थे कि इसका बेटा मिस कॉल मारता है, ठहर, तो हरियरका पर रख ले रहता था, जैसे बजा बस तुरंत हरियरका बटन दबाता था, एकदम उठ जाता था, समझ गए। ये सब होता था मिस कॉल का जमाना, पैसा कट जाता था, समझ गए। कभी कभी क्या होता था कि उधर से मैसेज आया और पैसा कट गया, अब लगे इधर से कस्टमर को फोन करके गरियाने, समझ गए ना, कि भाई सिम चेंज कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, हमारा पैसा वापस करो। लेकिन आज तक किसी का पैसा वापस नहीं होता है।
समझ गए ना। तो जो कस्टमर केयर है उसको भी कहते हैं आईटी सेक्टर, समझ गए। कस्टमर केयर जिसको बात करते हैं ना वो क्या होता है, आईटी सेक्टर होता है, उसको कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। जैसे आप भी अगर कोई हेल्प लेना होता होगा तो टारगेट बोर्ड में कॉल करते हैं ना, 8114532021, ये नंबर पर कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये जो नंबर पर कॉल करते हैं तो वहां पर कॉल उठाने वाले लोग हैं, तो उसको कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेक्टर, समझ गए। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है, समझ गए। अच्छा, कूपन वाला रिचार्ज कितने कितने को याद है, याद है आप लोगों को? कूपन से जो रिचार्ज करते थे, एयरटेल का कूपन 10 रुपया का 20 रुपया का आता था, 20 रुपया का लेते थे ना तो 16 रुपया कुछ पैसा देता था, समझ गए। और सबसे पहली बार फ्री करने वाला अगर कोई सिम आया था तो वो आया था यूनिनॉर, याद है? सबसे पहला फ्री कर दिया था यूनिनॉर, ठीक है ना। यूनिनॉर एकदम खूब सब धूप करके यूज किया था, एकदम फ्री कर दिया था, बतियाना जितना बतियाना है बतियाओ, समझ गए। तो यूनिनॉर सबसे पहले फ्री किया। अब तो यूनिनॉर एयरटेल, यूनिनॉर भाई भट्ठा बुड़ गया तो एयरटेल उसको खरीद लिया, समझ गए। आजकल तो ज्यादा एयरटेल और जियो यही दो तो ज्यादा चलवे करता है, बाकी तो आइडिया फाइडिया सब चल गया, समझ गए ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र में। सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में भी और भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो है ना वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें अति कुशल लोगों को ज्यादा रोजगार मिलता है। सूचना प्रौद्योगिकी में जो कुशल लोग होते हैं ना उनको सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है ये सबसे बड़ा क्षेत्र है प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान दे रहा है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र ही दे रहा है। तो क्वेश्चन आपसे ये ना पूछ रहा था कि आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र का वर्णन करें, तो आर्थिक विकास के 3 गो क्षेत्र है, कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, यानी कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। समझ गए सारे बच्चे? चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो लिख लेंगे ना कि आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो लिख लेंगे ना। सर हम किए हैं बहुत बार, पहले किस और के फोन में। अच्छा हाँ, पहले एक चीज प्यारे बच्चों बड़ा कॉमन होता था, समझ गए ना, हम लोग के भी मोबाइल में होता था, छोटका मोबाइल रखते थे ना, हम लोग के भी मोबाइल में होता था। पैसा डलाए 10 रुपया 7 रुपया कुछ पैसा देता था, काट लिया पैसे, एक शाम के बैलेंस चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 1 रुपया कुछ पैसा बच रहा है, काट लिया पैसा। तो कस्टमर के पास फोन लगाते थे, लगाइए कस्टमर के पास फोन, बताते थे कि देखिए भाई आज पैसा भरवाए, आज हमारा पैसा कट गया, काहे कट गया भाई जरा कारण बताइए। कस्टमर का ना एक बड़ा लॉजिकल बहाना रहता था कि सर आपके मोबाइल पर हेलो ट्यून सेट हो गया है, समझ गए ना, गाना सेट हो गया है, और गाना से ज्यादा पैसा काटता था, समझ गए ना। अब जैसे कोई फोन किया बोलता था एक दबाइए, एक दबा दिए तो ई गाना लग गया, अब उसमें 5 रुपया खींच लेता था, समझ गए। तो उस समय भाई 5 रुपया का ना बड़ा वैल्यू रहता था, अगर कट जाता था तो बड़ा दिक्कत होता था, समझ गए ना। तो गाना के नाम पर कंपनी सबसे ज्यादा पैसा काटता था। गाना सेट हो गया है आपके मोबाइल पर, खूब पैसा काटता था, लेकिन जब से फ्री हुआ तब से राहत हुआ और मिस कॉल का जमाना भी खत्म हो गया, समझ गए ना। और नहीं तो जिसके पास पैसा ज्यादा रहता था वही कॉल करता था, कम पैसा वाला तो मिस कॉल मारता था, समझ गए ना। हमारे गांव में ऐसा ऐसा 1-2 महिला सब थी, हम सच्चाई घटना बता रहे हैं। हमारे गांव में 1-2 ऐसा महिला थी ना जो कि 10 रुपया में पूरा साल पार करती थी। 10 रुपया का बैलेंस डलाई और बस मिस कॉल मार मार के पूरा साल खिंचा जाता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मिस कॉल के चक्कर में कोई उठा लिया तो कट गया, समझ गए ना, दिक्कत हो जाता था, समझ गए। और हाँ, एक चीज और आपको याद होगा कि जैसे 25 पैसे मिनट बात होता था कि 25 पैसा में 1 मिनट बात होगा, तो होता क्या था प्यारे बच्चों कि जैसे 25 पैसा तो कटिए गया, जैसे ही कॉल उठा लिया तो 25 पैसा कट गया, तो नहीं बतियाए के मन रहता था ना, तो कहते थे कि 59 सेकंड तक बतियाओ ना, जैसे 59 सेकंड होगा ना तब काट देंगे। ये सब ना जमाना आप लोग भी देखे होंगे, ज्यादा पहले की बात नहीं है, 3-4-5 साल पहले का बात है। ये सब प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से होता था, ठीक है, आपको पता होगा। चलिए, तो आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र का वर्णन आप लोग समझ गए। अच्छा, अभी हम आपको चर्चा किए थे सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सवाल भी प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सवाल भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्य कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं? तो सबसे पहला कार्य तो यही हो गया कॉल सेंटर, जिसको कस्टमर केयर कहते हैं, समझ गए। कॉल सेंटर जिसको कस्टमर केयर कहते हैं ना, कस्टमर केयर से जरिए बतिया रहे हैं,
समझ गए। तो कॉल सेंटर जिसको कस्टमर केयर कहते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग सेंटर, जहां गाना का रिकॉर्डिंग होता है, जैसे पवन सिंह हो गया, खेसारी लाल यादव हो गया, और भी बड़ा बड़ा सब गाना जो गाता है उसका सुनते होंगे, तो सब स्टूडियो में गाना शूट करता है, समझ गए। तो ये हो जाता है प्यारे बच्चों रिकॉर्डिंग सेंटर, ये हो जाता है रिकॉर्डिंग सेंटर, समझ गए ना। तो रिकॉर्डिंग सेंटर भी आप लोगों को पता होगा, ये भी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, अभी जो हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, अभी एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है कि सर कुशल मतलब क्या होता है। अरे कुशल मतलब बढ़िया, जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास कोई कारीगर आया घर बनाने के लिए, समझ गए, एकदम बढ़िया से ईंटा उंटा सब जोड़ दिया, सीमेंट ईंटा एकदम बढ़िया से लगा दिया, तो कहेंगे ना कि कुशल कारीगर है, मतलब बढ़िया कारीगर है। तो कुशल मतलब होता है बढ़िया, समझ गए, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, हम आपको ऑनलाइन अभी पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली भी सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही आता है, समझ गए ना। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली भी सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही आता है। चिकित्सा संबंधित परामर्श, आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टर के पास फोन करके चिकित्सा संबंधित हम लोग परामर्श लेते हैं, तो वो भी आता है उसी में। और उसके बाद बैंकिंग सेवा, बैंकिंग सेवा आजकल नेट बैंकिंग सब कर रहे हैं, मोबाइल से बैंक चला रहे हैं, होता है ना, फोन पे, गूगल पे, ये सब, तो सब आता है सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, ये सब ध्यान रखिएगा। तो यहां से सवाल कैसे पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बतलाइए। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बतलाइए कि कौन कौन सा ऐसा सेवा क्षेत्र है जो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा ऐसा सेवा क्षेत्र है जो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। तो लिखेंगे हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र कौन है, निम्न है। सबसे पहला कॉल सेंटर, रिकॉर्डिंग सेंटर, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, चिकित्सा संबंधी परामर्श और बैंकिंग सेवा। तो ये ना प्यारे बच्चों 5 आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, समझ गए। यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। चलिए, तो अब हम आपको यहां तक बता दिए थे। अच्छा, बीमारू राज्य, पिछले क्लास में हम आपको प्यारे बच्चों बीमारू राज्य के बारे में बताए थे। बीमारू राज्य, बीमारू राज्य में ध्यान रखिएगा, बी आई से प्यारे बच्चों क्या होता है, बिहार होता है। बी आई से क्या होता है, बिहार, समझ गए ना। अच्छा, एम से क्या होता है, एम ए से होता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, समझ गए। आर से क्या होता है, आर से होता है राजस्थान, आर से राजस्थान। और यू से होता है प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश, समझ गए ना। कहीं कहीं पर ये उत्तर भी लिखा हुआ रहता है, समझ गए। तो ये बीमारू राज्य आप लोग को हम पिछले क्लास में बताए थे, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश या फिर कहीं कहीं पर ये ना जो यू है प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ रहता है उड़ीसा, समझ गए ना। उड़ीसा ही ज्यादातर सही होता है। तो बीमारू राज्य में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे। अब उसके बाद सरकारी और गैर सरकारी सेवा हम आपको पिछले क्लास में बता ही दिए थे। अगर कोई भी आदमी कोई भी सरकार के अंडर में अगर नौकरी कर रहा है तो वो सरकारी सेवा कहलाएगा। सरकारी सेवा को ही सहकारी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सरकारी को ही प्यारे बच्चों सरकारी बोलते हैं ना, चाहे नौकरी करो सरकारी और नहीं तो बेचो तरकारी, ये कहावत है, समझ गए ना, कि नौकरी करो सरकारी चाहे बेचो तरकारी, समझ गए। हाँ, तरकारी भी बेचने से खूब फायदा होता है, समझ गए। तो चाहे नौकरी करो सरकारी और नहीं तो बेचो तरकारी, ये पहले कहावत था, अब का कहावत नहीं। तो सरकारी को ही प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, सहकारी कहा जाता है। सह मतलब साथ होता है, समझ गए ना। तो सहकारी, तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि सहकारी सेवा क्या है, तो ये मत सोच लीजिएगा, समझ गए ना, कि सर तो बताए नहीं किए हैं सहकारी मतलब क्या होता है। सर तो बताए थे सरकारी, यहां पूछ दिया सहकारी, तो फंस गया, समझ गए ना। ये मत सोच लीजिएगा, सरकारी और सहकारी बात एक ही होता है, ठीक है। पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे कि सरकारी सेवा क्या होता है, ठीक है ना। जब केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंडर में लोग काम करता है तो उसे सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे किसी का नौकरी राज्य सरकार के अधीन होता है, किसी का नौकरी केंद्र सरकार के अधीन होता है, समझ गए ना, तो उसी को कहते हैं सरकारी। और अगर कोई स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से आम लोगों तक कोई कार्यक्रम पहुंचाने का काम किया जा रहा हो, यानी कि अगर सरकारी नहीं हो तो उसे कहते हैं गैर सरकारी। आपको हम ये भी बता दिए थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो सरकारी और गैर सरकारी हम आपको बता दिए थे। अब जो सरकार है प्यारे बच्चों, लोगों को ना सुविधा पहुंचाने के लिए बहुत तरह का काम करता है। और अच्छा, गैर सरकारी, सरकार जो है वो सुविधा पहुंचाने के लिए बहुत तरह का काम करता है। और ये जो गैर सरकारी संस्था है, ठीक है ना,
अच्छा, आप लोगों से अगर हम पूछें कि विकास में सबसे ज्यादा योगदान कौन करता है, सरकारी क्षेत्र की गैर सरकारी क्षेत्र, बताइए। विकास में सबसे ज्यादा, जैसे किसी भी देश का विकास होना है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सरकारी क्षेत्र का है कि गैर सरकारी क्षेत्र का है? बताइए आप लोग। आपका जवाब होगा गैर सरकारी क्षेत्र का, क्योंकि गैर सरकारी क्षेत्र से सरकार को टैक्स जाता है, कर जाता है, और उससे सरकार काम कर पाती है, समझ गए ना। तो सरकार को फायदा है गैर सरकारी से, ठीक है। तब ना आजकल देखते हैं सब कुछ प्राइवेट होते जा रहा है, समझ गए। तो यहां पर एक सवाल भी आता है गैर सरकारी से संबंधित कि गैर सरकारी संस्था जो है वो किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करता है, उदाहरण देकर के समझाइए, ठीक है ना। गैर सरकारी, हाँ बिल्कुल 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 भाई, सही जवाब है गैर सरकारी। ध्यान रखिएगा, यह सवाल पूछा जाता है कि गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करता है, उदाहरण देकर समझाइए, समझ गए। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई हम लोग, लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, लिखेंगे हम लोग कि जब सरकार अपने द्वारा संचालित कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्था के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में कौन कौन है। पहला है प्यारे बच्चों ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर तो बताने का जरूरत नहीं है, खास करके लड़कियों को भाई तो बताने का जरूरत नहीं कि ब्यूटी पार्लर क्या होता है। तो ये ब्यूटी पार्लर क्या है, सरकारी है। पता चलेगा कि सरकारी अगर ब्यूटी पार्लर खुल गया क्या कहें हम, इसके आगे कोई शब्द नहीं मिल रहा है हमें कहने के, ठीक है ना। अगर सरकारी ब्यूटी पार्लर खुल जाए ना, तो हमें लगता है ना कि वहां इतना लंबा लंबा भीड़ रहेगा, लाइन रहेगा कि मत पूछिए, शब्द नहीं है मेरे पास। तो इसलिए सरकार कहा कि भाई हम ब्यूटी पार्लर को गैर सरकारी ही रहने देते हैं, कि हमसे ना संभल पाएगा, ठीक है ना, हमसे ना संभल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ब्यूटी पार्लर क्या है, गैर सरकारी है, समझ गए ना। अच्छा, दूरसंचार सेवा कुछ सरकारी है तो कुछ प्राइवेट भी है। बीएसएनएल सरकारी है, बीएसएनएल, ठीक है ना, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा आप लोग, बीएसएनएल का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बीएसएनएल। कल देखे ना कैसे बीएसएनएल का बुराई किए तो बीएसएनएल वाला रुस गया था। बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, याद रहेगा, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, समझ गए ना। ये बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। तो ध्यान रखिएगा, दूरसंचार सेवा क्या है भाई, गैर सरकारी। जैसे बीएसएनएल तो सरकारी हो गया, लेकिन अगर हम बात करें जियो का, अगर हम बात करें प्यारे बच्चों एयरटेल का, अगर बात करें आइडिया का, तो ये सब क्या है, ये सब गैर सरकारी है, समझ गए। तो कुछ से दूरसंचार सेवाएं सरकारी भी है तो कुछ गैर सरकारी भी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्वरोजगार सेवा, कुछ ऐसा काम होता है जो स्वरोजगार सेवा के अंतर्गत आता है। कुछ बस सेवा, बस प्यारे बच्चों कुछ सरकारी भी चलता है तो कुछ प्राइवेट बस भी चलता है। विमान सेवा, ये सब क्या है, विमान तो सब प्राइवेट होता है जी, समझ गए ना। विमान सेवा ये सब क्या है, ये सब गैर सरकारी है। ऐसी सेवा सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्तर पर चलाई जाती है। सरकार के पास उतना वित्त भी नहीं है, मतलब उतना पैसा भी नहीं है कि सारी योजनाओं को अपने हाथों में लेकर के कर सके। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट के पास ना उतना पैसा नहीं होता है कि मतलब सब कुछ वो क्या कर दे, सब कुछ वो सरकारी ही कर दे। अगर सब कुछ सरकारी होगा तो पता चलेगा कि लीजिए देश का अर्थव्यवस्था चरमरा गया, समझ गए ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों सब कुछ सरकारी ही रहना संभव नहीं है। और ऐसे भी हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि पूंजीवादी देश ज्यादा विकसित करता है, समझ गए ना, यानी कि जहां पर प्राइवेटाइजेशन होता है ना वहां पर ज्यादा विकसित होता है। तो अभी भले राजनीतिक उद्देश्य से ये होता है कि भाई रेलवे को प्राइवेट कर दिया, इस चीज को प्राइवेट कर दिया, सब कुछ को प्राइवेट कर दिया, बीएसएनएल को प्राइवेट कर दिया, होता है ना। अच्छा ये बताइए, रेलवे सरकारी है तो कोई टिकट नहीं कटाता है, प्राइवेट हो जाएगा तो खूब कस के चेकिंग चलेगा, कम से कम टिकट तो कटाएगा लोग। अच्छा, प्राइवेट मतलब क्या होता है, लीज पर देना, ऐसा नहीं कि उसको सरकारी से प्राइवेट कर दिया, लीज पर देना 5 साल के लिए। जैसे होता है क्या कि कोई स्टेशन है, समझ गए, देखिए क्या होता है आपको बताते हैं। कोई स्टेशन है, समझ गए ना, तो स्टेशन पर टिकट कटता है, तो सरकार एक अनुमान लगा लेती है कि भाई सालाना ना यहां पर 5 करोड़ का टिकट कटेगा, ठीक है। सरकार अनुमान लगा लेती है सालाना इस स्टेशन से रेलवे को 5 करोड़ रुपया फायदा होता है, क्योंकि 5 करोड़ का टिकट कटता है। अब ऐसा होता है कि वो उस स्टेशन को प्राइवेट संस्था के हाथों
क्या कर देती है, लीज कर देती है, समझ गए ना, 5 साल के लिए। और कह देती है कि देखिए भाई 1 साल में हम 5 करोड़ रुपया इस स्टेशन से कमाते थे, आप हमें 25 करोड़ दे दीजिए और इस स्टेशन को अपने यहां ले लीजिए, समझ गए ना। तो वो प्राइवेट संस्था क्या करेगी, उस स्टेशन को 25 करोड़ में तो क्या कर ली, 5 साल के लिए लीज पर ले ली। अब वो संस्था चाहेगी कि भाई हम 25 करोड़ रुपया तो दिए सरकार को, अब कम से कम इससे हम 40 करोड़ कमाए, 50 करोड़ रुपया कमाए, समझ गए ना। इसलिए वो बहुत तेज गति से वहां पर टिकट चेकिंग का काम लगा देता है, बहुत मतलब एकदम नियम कानून टाइट कर देता है, ताकि बिना कोई विदाउट टिकट जा नहीं सके, और इस तरीके से वहां से पैसा वसूलना शुरू कर देती है। तो ये बताइए इसमें सरकार का क्या नुकसान हुआ। सरकार को तो ऐसे भी 5 करोड़ आ रहा था, समझ गए ना। और दूसरा फायदा क्या हुआ, सरकार को 5 करोड़ तो आ ही रहा था। दूसरा फायदा सरकार को क्या हुआ, दूसरा फायदा ये हुआ कि उस आदमी ने जो उस स्टेशन को लीज पर लिया, समझ गए ना, वो सरकार को टैक्स देगा। अगर 15 करोड़ कमाएगा तो 15 करोड़ का टैक्स भरेगा ना सरकार को, तो सरकार को 5 करोड़ भी आ गया, ऊपर से वो टैक्स भी आ गया, समझ गए ना। प्लस में जनता को भी सुधार दिया कि नहीं टिकट कटा के चलना चाहिए, समझ गए। तो ये सब फायदा होता है, समझ गए ना, ये सब क्या होता है, फायदा होता है प्राइवेटाइजेशन का। चलिए, तो सरकार के हाथ में, सरकार अब सारी योजनाओं को अपने हाथ में लेकर कर सके ऐसा संभव नहीं है, इसलिए गैर सरकारी संगठन कदम से कदम मिलाकर के सामाजिक कार्यों में सहयोग कर रही है। सामाजिक वो आर्थिक संचार में सुधार के द्वारा आर्थिक विकास की गति तेज होती, समझ गए। तो अगर आपसे पूछा जाए ये वाला प्रश्न कि गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करती है, तो प्यारे बच्चों ये आंसर आपको लिखना है। हाँ, उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता के बारे में प्यारे बच्चों अगली चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, समझ गए ना। आपको हम बताएंगे उपभोक्ता अधिकार, हम आपको अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये वाला आप लोग क्वेश्चन आंसर समझ गए, अगर आएगा तो देख लेंगे। अच्छा, अब देखिए, चूंकि प्यारे बच्चों हमारे देश में ना गरीबी है, समझ गए ना, सब लोग तो अमीर है नहीं, तो सरकार के तरफ से बहुत सारा योजना चलते रहता है। सरकार के तरफ से जैसे किनके घर में राशन मिलता है, ये बताइए। राशन कार्ड बना होगा ना, सरकार के तरफ से राशन कार्ड बना होगा और राशन मिलता होगा, बहुत कम पैसों पर ना चावल और गेहूं मिलता है, उसे राशन कहते हैं, समझ गए। तो राशन कार्ड तो अधिकांश बच्चों के घर में बना होगा, अधिकांश बच्चों के घर में राशन कार्ड है ना, बताइए। एक लड़का लिख रहा है कि ब्यूटी पार्लर बंद करो, अरे भाई बंद करो, वो धोना शुरू हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए जल्दी से बता दीजिए आप, राशन तो आता होगा, बिल्कुल। सरकार के तरफ से वैसा बहुत सारा सुविधा, जैसे पहले क्या था ना कि काम के बदले में कुछ ऐसे ही कुछ दे दिया जाता था, लेकिन काम के बदले में अनाज का प्रथा सरकार की ओर से लाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लाया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। तो ये सब प्यारे बच्चों सरकार के तरफ से ना स्कीम लाया गया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके सेवा क्षेत्र में, समझ गए ना। तो सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे रोजगार लाए गए, जैसे प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं। काम के बदले अनाज, 14 नवंबर 2004 ईस्वी को यह लागू किया गया था, काम के बदले अनाज। अभी आप लोग देखते होंगे कि हम लोगों के घर में जैसे धान का रोपनी होता है, या फिर कोई अगर काम करता है तो पैसा ना दे करके काम के बदले ना मजदूर को अनाज दे देते हैं कि तो भाई काम के बदले तुम हमसे अनाज ले लो, समझ गए। तो काम के बदले क्या दे देते हैं, अनाज दे देते हैं। उसके अलावा यह नियम लागू हुआ था 14 नवंबर 2004 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये 1980 में लागू किया गया था, जिससे लोगों को सेवा करने का मौका मिला, सेवा क्षेत्र में रोजगार मिला। उसके बाद ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में लाया गया। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में लाया गया था 20 अक्टूबर को। जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। उसके अलावा स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह के बारे में हम आपको बताए थे प्यारे बच्चों। के बाद नरेगा, जिसको मनरेगा कहते हैं। तो ये सब सरकार की तरफ से लाए गए कुछ कार्यक्रम है जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, समझ गए ना। हाँ, सरकार की तरफ से ये सब कुछ योजना है जो कि लोगों के हित में है और लोगों को रोजगार देने के लिए है। अब यहां से संबंधित सवाल पूछ दिया जाता है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, समझ गए। इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर में यहां से संबंधित सवाल, रोजगार और उसके प्रारंभ होने के वर्षों के नीचे दिखाया जा रहा है, ये जो लिखा है ना, ये प्यारे बच्चों यहां से सवाल पूछ देता है। क्या सवाल पूछता है, देखिए दीर्घ उत्तरीय का 5 नंबर का सवाल है। क्या सवाल है कि सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं, वर्णन करें। सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं, वर्णन करें। यानी कि सेवा क्षेत्र में सरकार क्या क्या प्रयास की है, सरकार के प्रयासों का जिक्र करना है, सरकार के प्रयासों का वर्णन करना है, समझ गए।
सारे बच्चे समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं या फिर आप लोग सिर्फ कमेंट करने में लगे हुए हैं? कितने बच्चे समझ रहे हैं और कितने बच्चे कमेंट करने में लगे हुए हैं, जरा बताइए। अगर समझ रहे हैं तो लिखिए यस सर समझ रहे हैं, कि बस हम ऐसे ही बोलते जा रहे हैं और आप लोग भी बस हैं। बताइए समझ रहे हैं? सर यस सर यस सर। टॉपर प्राइज भाई घोषणा कर देंगे, बोले हैं ना कर देंगे, ठीक है। बहुत कुछ अभी करना बाकी है। यस सर। सर बीएसएनएल का रिचार्ज कितना का होता है? अरे भाई हम तो इंटरनेट वाला लिए हुए हैं, लैंडलाइन लिए हुए हैं ना, हमको क्या पता फोन वाला रिचार्ज कितना का होता है। हम का रिचार्ज कराते हैं इंटरनेट वाला 1,500-2,000 में हो जाए महीने भर का जितना इंटरनेट, ठीक है। चलिए, तो समझ रहे हैं ना सारे बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया। तो सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं? तो अभी हम आपको बताए हैं कि सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में इतना कार्यक्रम चलाया गया, समझ गए ना? तो बस इसी कार्यक्रम को लिख देंगे कि सरकार के तरफ से ये कार्यक्रम चलाए गए जो कि लोगों के हित में था सेवा क्षेत्र के। तो अब लिखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन करने के लिए, रोजगार सृजन मतलब रोजगार उत्पन्न करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे काम के बदले अनाज, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, ये सब कुछ जो हम यहाँ पर अभी बताए ना, वो सब कुछ प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। ग्रामीण युवा रोजगार गारंटी कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह, नरेगा इत्यादि, ये सब लोगों को रोजगार के लिए किया जा रहा है, समझ गए? ये सब रोजगार के लिए किया जा रहा है। उपयुक्त सेवाओं के माध्यम से देश के बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। देश के बेरोजगार लोगों में करीब 62% लोगों को योजनाओं के द्वारा रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। यानी कि सरकार का ऐसा दावा है, सरकार का ऐसा दावा है कि लगभग 62% लोगों को, कितने प्रतिशत लोगों को? 62% लोगों को इन सब कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। क्या यह बात सही है? आपको लगता है कि इन सब कार्यक्रम से 62% लोगों को रोजगार मिल रहा है? अगर 62% लोगों को रोजगार अगर यहां से मिल जाता तो फिर हमारे देश में अगर तो बेरोजगारी ही नहीं रहता, समझ गए ना? तो सरकार सिर्फ ये दावा करती है कि, सरकार दावा करती है, ध्यान से सुनिएगा, सरकार दावा करती है कि इन सभी कार्यक्रमों के बदौलत हम लोगों को 62% रोजगार दे रहे हैं, जबकि 62% रोजगार मिलता नहीं है, ठीक है ना? तो बेरोजगार लोगों में करीब 62% लोगों को योजनाओं के द्वारा रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, ये सरकार कहती है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा क्षेत्र के द्वारा 38% शहरी बेरोजगारी को दूर किया जा सकेगा। नरेगा विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो होता है ना, इसी को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है, समझ गए? भारत में लागू हुआ और इसके तहत अभी भी काम चलता है जोर शोर, समझ गए? सभी बच्चे समझ, सर पहले बुक प्रिंट करवाइए। अरे बुक प्रिंट हो रहा है भाई, काहे चिंता कर रहे हो, समझ गए ना? देखिए बुक प्रिंट में ना प्यारे बच्चों बहुत कुछ प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से ना गुजरना पड़ता है। जैसे पहली बार तो है कि हम अपना कंटेंट लिख करके देते हैं, समझ गए ना? जैसे क्वेश्चन लिखे, उसका आंसर लिखे, वो लिख करके हम पब्लिकेशन को देते हैं। पब्लिकेशन उसको टाइप करवाती है पूरा एकदम बढ़िया से, उसके बाद कवर पेज बनाती है। तो कवर पेज तो अपना बन गया, आपको दिखाए भी थे। तो पब्लिकेशन क्या करेगा, अब टाइप कराए, तो टाइप भी कर चुकी है। उसके बाद टाइप करके वो हमको फिर से एक बार पब्लिकेशन भेजती है कि जरा देख लीजिए कहीं गलती सही तो नहीं है। अब उतना फिर से देखेंगे तो भाई बहुत समय लग जाता है। हम बोल दिए कि जब लिख करके दे दिया है तो सही होगा। अब एक दो गलती होगा तो बच्चे समझेंगे ना भाई कि किताब में प्रिंट करने में या तो एक दो हो जाता है या फिर जल्दीबाजी में मिस्टेक जाता है। तो लगभग प्यारे बच्चों हम जांच उच करके सब दे दिए हैं और कल तक, आज बात हुआ था तो बोले कि कल तक शायद प्रोसेस पूरा हो जाएगा, परसों से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा बुक, समझ गए ना? तो लगभग अब अंत पहुंचने लगेगा, समझ गए ना? चिंता मत करिए। तो ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे समझ गए? सारे बच्चे समझ गए या फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी है तो बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है सर? तो सेवा क्षेत्र सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए? सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या क्या किए गए हैं? तो बस याद रखिएगा ये सब कार्यक्रम किए गए हैं, ठीक है ना? सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में ये सब कार्यक्रम किए गए हैं, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है?
अब जो अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है भारत सेवा प्रदाता के रूप में। अगला टॉपिक क्या है? भारत सेवा प्रदाता के रूप में, सेवा प्रदाता के रूप में। मतलब भारत जो है ना, भारत को ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है वो सेवा प्रदाता है। सेवा प्रदाता से मतलब समझते हैं, भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत जो है वो क्या है? सेवा प्रदाता है। मतलब आप समझते हैं भारत सेवा प्रदाता है, कहने का मतलब हुआ कि भारत के हर एक लोग पूरे राज्य में फैले हुए हैं ही, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, जो बढ़िया डॉक्टर होता है वो भारत में नहीं रहता है, क्यों? वो विदेश चला जाता है। पहली बात तो ये कि उसको वहां पर ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है ना, बेहतर सुविधा मिलता है, वहां पर ज्यादा वो कमा पाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे देखते होंगे कि कोई लड़का जो है वो आईआईटी करता है ना, आईआईटी किया, बढ़िया इंजीनियर बन गया तो वो विदेश भाग जाता है, भारत में नहीं रहता है। तो आजकल ऐसा हो गया है कि भारत के जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पर लोग जो बैठे हुए हैं विदेशों में, बड़े बड़े कंपनियों के देख लीजिए, वो भारतीय हैं। जैसे गूगल के सीईओ देख लीजिए, गूगल के सुंदरलाल पिचाई को जानते होंगे आप लोग। सुंदरलाल पिचाई गूगल के सीईओ हैं। सोचिए, जो गूगल पूरे विश्व में अपना तहलका मचा रहा है, उसको हैंडल करने वाले कौन है? एक भारतीय हैं जिसका नाम है सुंदरलाल पिचाई। शायद वो आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट, समझ गए। सोचिए कि भारत आज कितना बड़ा सेवा प्रदाता हो गया है। और इतना ही नहीं, हर एक सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, चाहे कोई भी सेक्टर रहे, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब भारत में युवा ज्यादा है तो यहां बेरोजगारी भी ज्यादा होगा, समझ गए ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत के जो लोग हैं ना वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, पूरे विश्व में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, पता नहीं कहां का, जितने भी सारे देश हैं ना, सब जगह पर भारत के लोग फैले हुए हैं और अपना सेवा दे रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक सेवा प्रदाता है, मतलब भारत सेवा प्रदान करता है, समझ गए। इसलिए कहा जाता है कि भारत क्या है? एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है। यानी कि भारत का जो आदमी है वो हर एक देशों में फैला हुआ है और वहां से क्या कर रहा है? सेवा देने का कार्य कर रहा है, समझ गए ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भारत सेवा प्रदाता के रूप में यहां से संबंधित सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं कि विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है, उदाहरण देकर के समझाइए। ये प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय का सवाल पूछा गया है बिहार बोर्ड में। कितना नंबर का? 5 नंबर का, समझ गए ना। दीर्घ उत्तरीय का सवाल बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, ऐसा नहीं है कि कोई नया सवाल है, पूछा जा सकता है, नहीं भाई, पूछा गया सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा। तो विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है, यही सवाल है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि भारत विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। दूसरी? तो पहली कौन है? चाइना के बारे में बोला गया है, लेकिन अब तो भारत चाइना को भी पीछे लगभग छोड़ दिया है। लगभग छोड़ दिया है क्या? लगभग हमें लगता है कि आगे ही बढ़ गया होगा, समझ गए ना। हमें लगता है कि चाइना को आगे, चाइना से आगे निकल गया होगा जनसंख्या के मामले में भारत, समझ गए। तो भारत विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। अतः यहां मानव संसाधन सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि यहां मानवों की कमी नहीं है। हाँ, मानव की कमी नहीं है, मानव एकदम भरपूर है भारत में। तो उदारीकरण के बाद अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने उत्पादों के लिए कारखाने खोले। बहुत सारी कंपनियां देखती है भारत में भाई जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सस्ता मजदूर मिल जाता है, तो क्यों ना भारत में कंपनी खोलो, सस्ता मजदूर उठाओ और खूब फायदा कमाओ, समझ गए ना। तो बड़ी बड़ी कंपनियां ना भारत में अपना ब्रांच खोल रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मजदूर सस्ता मिल जाता है, समझ गए, मानव संसाधन का कमी नहीं है। तो अनेक उत्पादों के लिए कारखाने खोले गए भारत में, जहां सर्वाधिक भारतीयों ने अपना सेवा प्रदान किया, ठीक है। देश के बाहर भी भारतीय डॉक्टर की कमी नहीं है, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि इत्यादि के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि देश के, जैसे भारत का कोई बड़ा डॉक्टर बन गया, वो अमेरिका जाकर के डॉक्टरी कर रहा है, समझ गए ना। भारत में वो नहीं रहा क्योंकि उसको ज्यादा पैसा कमाना था। लेकिन कुछ लोग देशभक्त होते हैं, कहते हैं कि कितना पैसा देगा, हम भारत में रहेंगे, समझ गए ना। लेकिन भारत जो है वो सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है। बाह्य स्रोती रोजगार के कारण, अच्छा यहां पर एक वर्ड आया है प्यारे बच्चों, बाह्य स्रोती रोजगार, इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग, समझ गए। इसको क्या कहा जाता है? आउटसोर्सिंग कहा जाता है। अब आउटसोर्सिंग क्या होता है इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे कि आउटसोर्सिंग क्या होता है। आउटसोर्स कहने का मतलब होता है कि बाहर से काम लेना, समझ गए ना। उसके बारे में अभी विस्तार से समझाएंगे। फिलहाल ये समझिए कि बाह्य स्रोती रोजगार के कारण भी भारतीयों को कॉल सेंटर इत्यादि में लाखों की संख्या में रोजगार मिला है, ठीक है, लाखों की संख्या में रोजगार मिला है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी कुछ दिन के बाद ही टारगेट बोर्ड चैनल में भी बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाला है,
रोजगार मिलेगा लोगों को। ठीक है, हाँ, ये आपको बता दें कि कुछ दिन के बाद ही ना टारगेट बोर्ड में भी प्यारे बच्चों बहुत सारे टीचरों का वैकेंसी आने वाला है, बहुत सारे टाइपिस्ट का वैकेंसी आने वाला है, वीडियो एडिटर का वैकेंसी आने वाला है, और इसके अलावा ग्राफिक्स डिजाइनर का वैकेंसी आने वाला है जो थंबनेल वगैरह बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कॉल उठाने वाले जो लोग होते हैं उनका वैकेंसी आने वाला है। तो टारगेट मोड में भी ना बड़ा वैकेंसी निकलने वाला है। चूंकि प्यारे बच्चों हम चाहते हैं कि 2024 से हम एकदम सुविधा जो है आप लोगों के लिए एकदम तंदुरुस्त रखें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, एक एक सुविधा आप तक पहुंचे, समझ गए ना। तो इसलिए थोड़ा सा मानव संसाधन हमें भी बढ़ाना होगा और इस पर हम जोर दे रहे हैं कि मानव संसाधन को अब बढ़ाया जाए, समझ गए। तो बहुत जल्द वैकेंसी निकलने वाला है, अब बस सब कुछ का लिस्ट बन रहा है, तैयार हो रहा है के लिए कितना आदमी चाहिए, ठीक है ना। और बहुत जल्द प्यारे बच्चों टारगेट बोर्ड में लोगों का क्या वैकेंसी जब निकलेगा तो लोग यहाँ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, फिर आप लोगों को बेहतर सर्विस मिलेगा, समझ गए ना। सर हमें भी रख लीजिए, अरे भाई पहले पढ़ लो, आगे अगर काम करने का मन हो तो टारगेट बोर्ड तो हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा, समझ गए ना, चिंता मत करना। बहुत जल्द आने वाला है भयंकर बम्पर भर्ती टारगेट बोर्ड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बाह्य स्रोत रोजगार के कारण भी भारतीय को कॉल सेंटर इत्यादि में लाखों की संख्या में रोजगार मिला है। भारत में उत्तम एवं सस्ता श्रम उपलब्ध होने के कारण विदेशी कंपनियों का जमघट शुरू हो गया है, समझ गए ना। भारत में विदेशी कंपनियों का जमघट शुरू हो गया है। विश्व के लिए भारत एक उत्तम सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। लगातार विदेशी पूंजी निवेश, कॉल सेंटर का विस्तार इत्यादि अनेक सर्वश्रेष्ठ हो रहा है, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो ये सब प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा कि भारत के लिए विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है। क्यों नहीं जाना जाएगा भाई, क्योंकि भारत के लोग पूरे विश्व भर में बटे हुए हैं, पूरे विश्व में सब जगह पर फैले हुए हैं, ठीक है। भारत के लोग जब सब जगह पर फैले हुए हैं तो सेवा प्रदाता के रूप में है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अच्छा, अब प्यारे बच्चों हम बात कर रहे थे किसका भाई, अभी हम बात कर रहे थे किसका, बाह्य स्रोत का। इसको कहते हैं आउटसोर्स। क्या कहते हैं, आउटसोर्स कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम एक ना एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं जरा दिखा देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि क्या ऐसा ले लें कि मतलब हम एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ हम आपको समझा सकें। चलिए हम एक मोबाइल ले लेते हैं, समझ गए ना। ये है प्यारे बच्चों क्या, मोबाइल। अब मोबाइल बनाने वाली जो कंपनी है वो मोबाइल तो भाई बना दी, मोबाइल बनाने वाली कंपनी मोबाइल तो बना दी। अब मोबाइल बनाने वाली कंपनी ना ये कवर तो नहीं बनाती होगी ना, जैसे देखिए आपको निकाल करके दिखाते होंगे ये कवर तो भाई मोबाइल हमारा इतना गंदा है कि मत पूछो, ठीक है। बात है कि हम ध्यान नहीं देते इन सब चीजों, साफ होगा। चलिए ये प्यारे बच्चों मान लिया जाए कि मोबाइल है, तो मोबाइल बनाने वाली कंपनी तो भाई मोबाइल बना रही है, समझ गए ना। लेकिन इसे चाहिए क्या, इसे एक कवर भी चाहिए। अब अगर मोबाइल कंपनी बनाने वाला कंपनी अगर कवर बनाने लगेगा तो हो सकता है उसको नुकसान लगे, इसलिए ना वो आउटसोर्सिंग माध्यम से, मतलब दूसरे कंपनी से ये क्या करता है, बनवा लेता है। मोबाइल कंपनी ना दूसरे कंपनी से क्या कर लेता है, ये कवर बनवा लेता है, और दूसरे कंपनी से कवर बनाता है तो सस्ता भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है, समझ गए। तो छोटे छोटे कामों के लिए बाहरी स्रोतों से जो मदद लिया जाता है ना, बाहरी स्रोतों की कंपनी से जो मदद लिया जाता है उसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। सरकार भी अब क्या कर रही है, आउटसोर्सिंग माध्यम से ना लोगों की भर्तियां निकाल रही है, समझ गए। जैसे डायरेक्ट सरकारी नौकरी लेगा तो सरकार को उसके लिए देना पड़ेगा 50,000, समझ गए, 50,000 रुपया देना पड़ेगा। अब वही आउटसोर्सिंग के माध्यम से ले लिया तो वो सरकारी कहलाया भी नहीं और सरकारी कार्यालय में भी काम कर रहा है, तो उसको भी गर्व है कि चलो भाई हम सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं, समझ गए ना। तो ये होता है आउटसोर्स, समझ गए ना, जिसको कहते हैं बाहरी स्रोत। तो ध्यान रखिएगा आउटसोर्सिंग यानी कि बाहरी स्रोत क्या है। तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां, ध्यान रखिएगा, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय उसको कहते हैं जिसका ब्रांच बहुत सारे देशों में फैला हुआ रहता है, समझ गए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब क्या होता है, बहु मतलब होता है बहुत और राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र, तो बहुत सारे राष्ट्र में जो कंपनी का ब्रांच है उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे अगर मान लिया जाए कि एप्पल का हम फोन लेते हैं तो एप्पल का ब्रांच बहुत सारे देशों में है, तो वो एप्पल जो है ना वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। जैसे रियलमी हो गया और बहुत सैमसंग फोन हो गया, तो ये सब ऐसा कंपनी है ना जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है,
समझ गए। कोका कोला आप लोग पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, तो ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसका की ब्रांच बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। तो अगर बहुत सारे देशों में ब्रांच फैला हुआ है तो उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय। समझ गए ना। आपसे अगर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, तो जिस कंपनी की शाखा एक से अधिक देशों में फैली हुई रहे उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे समझ गए ना। सर कौन सा फोन है? अरे भाई ये तो रियलमी का मोबाइल है, हम रियलमी ही समझ गए। चलिए आगे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाओं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था के समूह से प्राप्त करती है तो उसे बाह्य स्रोत यानी कि आउटसोर्सिंग कहते हैं। यानी कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या फिर कोई भी कंपनियां संबंधित नियमित सेवाओं, जैसे देखिए अब मान लिया जाए कि आपका एक अपार्टमेंट है, एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, तो अपार्टमेंट के बाहर में देखते होंगे ना कि एक गार्ड बैठा रहता है। जैसे आपका घर है तो आप चाहते हैं कि हम अपने घर के बाहर ना एक गार्ड को बिठा दें, समझ गए। 8-10 हजार रुपया हमारा महीने में खर्च होगा, एक बाहर में कौन बैठ जाएगा? एक गार्ड बैठ जाएगा। तो वैसी स्थिति में प्यारे बच्चों क्या होता है, जरा गौर से सुनिएगा। वैसी स्थिति में क्या होता है कि गार्ड मुहैया कराने वाला ना बहुत सारा सिक्योरिटी एजेंसी है। हम सीधे उस एजेंसी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई हमको एक गार्ड का जरूरत है, एक गार्ड हमारे घर पर दे दीजिए। वो हम पैसा पे करते हैं उस एजेंसी को, वो एजेंसी हमारे घर पर गार्ड भेज देता है। तो हमारे लिए वो एजेंसी क्या हुआ? आउटसोर्सिंग एजेंसी हुआ ना। हमसे कोई पूछेगा कि गार्ड कहां से उपलब्ध किए, हम बोलेंगे एक आउटसोर्सिंग कंपनी था वहां से उपलब्ध किए, तो वो क्या हो गया? आउटसोर्सिंग कंपनी हो गया। तो वही है कि जब कोई कंपनी नियमित सेवा स्वयं अपनी कंपनी की बजाय, मतलब अपनी कंपनी के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या बाहरी संस्था से अगर मदद प्राप्त करना शुरू कर दे तो कहते हैं बाह्य स्रोत यानी कि आउटसोर्स कंपनी। ठीक है। तो आपसे यह भी सवाल पूछा जाता है 2 नंबर वाले में कि आउटसोर्सिंग क्या है, यानी कि बाह्य स्रोत क्या है। तो ये आप लोग, हमें उम्मीद है कि बता दीजिएगा। ठीक है, अरे बता दीजिएगा ना। यस सर। चलिए अब प्यारे बच्चों बात करते हैं सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधा। सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधा की बात करते हैं कि सेवा क्षेत्र में कौन कौन सा बुनियादी सुविधा है। अगर बुनियादी सुविधा जिसको हम लोग कहते हैं आधारभूत ढांचा, चलिए आपको बताते हैं बुनियादी सुविधा, बुनियादी विधा। आज गणित में भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। कल प्यारे बच्चों किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाया था, आज आपका वो क्लास हो जाए। बुनियादी सुविधा जिसको कहते हैं आधारभूत ढांचा। क्या कहते हैं भाई? आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा, इसको 2 भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों। इसको 2 भागों में, एक होता है आर्थिक आधारभूत संरचना, एक होता है आर्थिक आधारभूत संरचना। आर्थिक आधारभूत संरचना। और एक दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। क्या होता है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। कुछ बच्चे को ना समझ में नहीं आ रहा होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ना, कभी भी आर्ट्स लेना तो केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स मत लेना, समझ गए ना। एक बात ध्यान रखना एकदम अच्छे तरीके से। हाँ, अगर समझ में आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये जो आधारभूत ढांचा होता है प्यारे बच्चों, ये 2 प्रकार का होता है, आर्थिक आधारभूत संरचना और गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। ये जो आर्थिक आधारभूत संरचना होता है इसके अंतर्गत आता है वित्त हो गया, ऊर्जा हो गया, ध्यान रखिएगा, वित्त होता है, ऊर्जा होता है, यातायात होता है, संचार होता है। ये सब आ जाता है प्यारे बच्चों किस में? आर्थिक आधारभूत संरचना में। और गैर आर्थिक में क्या आ जाएगा? शिक्षा आ जाएगा, नागरिक स्वास्थ्य आ जाएगा, सेवाएं आ जाएगा। ये सब गैर आर्थिक आधारभूत संरचना में आता है। तो यहीं पर हम लिख दिए हैं कि सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधा 2 प्रकार का, एक आर्थिक होता है और एक गैर आर्थिक होता है। आर्थिक में हो गया वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार, ये सब, और गैर आर्थिक में शिक्षा, नागरिक सेवाएं एवं स्वास्थ्य, सब ये सब आता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आधारभूत संरचना यानी कि बुनियादी सुविधा के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार, आर्थिक और गैर आर्थिक। ठीक है ना। आधारभूत संरचना,
आधारभूत ढांचा भी जिसको बोलते हैं, उसके दो प्रकार होते हैं, एक आर्थिक और एक गैर आर्थिक। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधा की अगर बात किया जाए तो जैसे मान लिया जाए कि कोई आईआईटी कॉलेज है, कोई आईटीआई कॉलेज है, तो वो सब क्या कर रहा है, सेवा क्षेत्र उपलब्ध करा रहा है ना। हम आपको शुरू में ही बताए कि मास्टर जहां पढ़ाई हो रहा है वो सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। तो अगर आईटीआई कॉलेज ले लें, आईआईटी कॉलेज ले लें, मेडिकल कॉलेज ले लें, एआईटीएमएस इंजीनियरिंग कोई भी कॉलेज ले लें, वो सब क्या कहलाएगा, सब कहलाएगा सेवा क्षेत्र। तो ये सब हो जाता है सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधा। समझ गए ना, सेवा क्षेत्र का बुनियादी सुविधा आपको इन सब जगहों पर मिल जाएगा। ठीक है, बता दिए हैं। अच्छा, उसके बाद हम आपको यह भी समझा दिए हैं कि बीमारू राज्य क्या होता है। तो उन राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है, उन राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है जहां मूलभूत सुख सुविधाएं जैसे बिजली, शिक्षा, परिवहन, अस्पताल, रोजगार आदि की स्थिति अच्छी नहीं होती है। समझ गए ना, यानी कि जहां पर बिजली, शिक्षा, परिवहन, अस्पताल, रोजगार ये सब अच्छा नहीं है तो उसे बीमारू राज्य कहते हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से जो सेवा क्षेत्र होते हैं ना उसमें बीमारू राज्य अव्वल नहीं होता है। और उसके अलावा मानव पूंजी, जैसे मानव पूंजी कहने का मतलब होता है मानव पूंजी के 5 घटक होते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। मानव पूंजी के कितने घटक होते हैं, 5 घटक होते हैं। भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास हो गया, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। यानी कि एक आदमी को क्या क्या चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, शिक्षा चाहिए, और बीमार पड़ेगा तो उसको स्वास्थ्य भी चाहिए। तो ये होता है 5 घटक। समझ गए, ये क्या होता है, 5 घटक। तो कहा जाता है कि मानव पूंजी के 5 घटक होते हैं। हाँ, मानव पूंजी के कितने घटक होते हैं, 5 घटक होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जब 10th क्लास कर लीजिएगा तो आईटीआई करिएगा। ठीक है ना, आईटीआई का डिग्री लीजिएगा कि चलो भाई आईटीआई का डिग्री ले लेंगे, कहीं भी नौकरी कम से कम 20-25 हजार का नौकरी तो फिक्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो मानव पूंजी के 5 घटक। उसके अलावा आजकल रेलवे में अगर फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आईटीआई खोजता है, तो आईटीआई में 25-30 हजार रुपया लगता है, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगर फिर आईआईटी करना चाहते हैं तब तो अलग बात ही है आपका, फिर तो आईटीआई तो उसके सामने कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य ये सब मानव पूंजी के 5 घटक हैं, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां से संबंधित सवाल कैसे पूछे जाते हैं, एक तो सवाल दीर्घ उत्तरीय का पूछा जाता है। अभी जो हम आपको आर्थिक और गैर आर्थिक बताया ना, यहां से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है कि भारत में बुनियादी सुविधा या आधारभूत ढांचा का वर्णन करें। यह सवाल पूछा जाएगा, भारत में बुनियादी सुविधा या आधारभूत ढांचा का वर्णन करें। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, भारत में बुनियादी सुविधा अथवा आधारभूत ढांचा रीढ़ की हड्डी के समान है। जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गया ना तो आदमी झूल जाता है, वैसे ही समझिए कि आधारभूत ढांचा भी एकदम रीढ़ का हड्डी है, इसके बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। बुनियादी सुविधा या आधारभूत ढांचा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, प्यारे बच्चों, हम आपको अभी बताए, आर्थिक आधारभूत संरचना, और दूसरा क्या, दूसरा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। आर्थिक आधारभूत संरचना, इसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास के क्षेत्र से होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है, जैसे वित्त हो गया, ऊर्जा हो गया, यातायात हो गया और संचार हो गया। वित्त में जैसे बैंकिंग क्षेत्र हो गया, बीमा क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, ये सब आता है वित्त में। ऊर्जा में कोयला, विद्युत, गैस, पेट्रोलियम, ये सब ऊर्जा क्षेत्र में आता है। यातायात में रेलवे हो गया, सड़क हो गया, वायुयान हो गया, जलयान हो गया, ये सब आता है। उसके बाद संचार में डाक, तार, टेलीफोन, टेलीसंचार, मीडिया एवं अन्य, ये सब कहां आता है, ये सब संचार में आता है। तो ये सब आर्थिक आधारभूत संरचना हुआ। प्रश्न क्या कह रहा है, आधारभूत ढांचा का वर्णन। अभी अभी हम आपको बताए हैं, आधारभूत ढांचा को 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, आर्थिक आधारभूत संरचना और गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, पता है ना, आर्थिक आधारभूत संरचना और गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। तो ये 2 प्रकार से बांटा जाता है। तो बस यही तो किए हैं कि 2 प्रकार का दर्शा दिए, आर्थिक आधारभूत संरचना बता ही दिए, दूसरा होता है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, यानी कि यह प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादन में वृद्धि करता है, आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता है, जैसे हो गया शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सेवा इत्यादि। तो ये हो गया प्यारे बच्चों गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, समझ गए। तो ये क्वेश्चन का जवाब भी आप लोगों से लिखा जाएगा ना, सीधे याद रखिए, आधारभूत ढांचा 2 प्रकार के, आर्थिक और गैर आर्थिक। बस आर्थिक में ये 4 चीज याद रखिएगा, वित्त, ऊर्जा, यातायात और संचार, और गैर आर्थिक में कुछ भी याद नहीं रखना है, बस एक लाइन लिख दीजिए, सीधे उसका उल्टा हो जाएगा ना। चलिए अब प्यारे बच्चों 2-3 स्लाइड और बच गया है। अब यहां से कुछ सवाल भी पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है 2 नंबर के सवाल में कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं और आर्थिक संरचना का क्या महत्व है, ये पूछा जाता है, समझ गए ना। सवाल 2 नंबर वाला में आधारभूत संरचना क्या है, जैसे अभी हम आपको यहां पर बता रहे थे ना आधारभूत संरचना के बारे में, तो ये आधारभूत संरचना होता क्या है, कहते किसको है आधारभूत संरचना। तो ध्यान रखिएगा, आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन सुविधाओं और सेवाओं से है
आधारभूत संरचना का मतलब उन सुविधा और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास की अवस्था में होते हैं, जैसे हो गया वित्त, ऊर्जा, संचार, शिक्षा, नागरिक सेवा इत्यादि। समझ गए? ये इसको कहते हैं आर्थिक संरचना। ठीक है ना? जो सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास की अवस्था में होते हैं, मतलब जिससे देश का आर्थिक विकास हो, देश का आर्थिक विकास हो, उसे कहते हैं आधारभूत संरचना। और आर्थिक संरचना का महत्व क्या है? तो आर्थिक संरचना लोगों की खुशहाली में वृद्धि करता है, आर्थिक विकास से सभी क्षेत्रों में संबंधित होता है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत वित्त आता है, ऊर्जा आता है, यातायात आता है और संचार को शामिल किया जाता है ना? तो ये आर्थिक संरचना का महत्व भी याद रखिएगा और आधारभूत संरचना किसे कहते हैं ये भी याद रखिएगा। ये आप ही के किताब में दोनों में दो लघुतरीय प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का प्रभाव। अच्छा, वैश्वीकरण के अगर बारे में बात किया जाए तो भारत में वैश्वीकरण का शुरुआत हुआ था 1991 में। वैश्वीकरण कहने का मतलब क्या होता है आप लोग ये समझ लीजिए पहले, तब क्वेश्चन समझ। वैश्वीकरण मतलब होता है कि विश्व के हर एक देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। समझ गए ना? वैश्वीकरण उसी को कहते हैं। जैसे भारत अमेरिका के साथ व्यापार कर रहा है, अब ईरान इराक के पास तेल ज्यादा है तो वो हम लोग तेल वहां से ले आते हैं। तो वैश्वीकरण यही होता है कि भारत के हर एक देश के साथ क्या करना? व्यापार करना। ठीक है ना? एक साथ जुड़ करके रहना वैश्वीकरण कहलाता है। तो क्वेश्चन यहां से पूछता है कि वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ता है? अरे भाई, वैश्वीकरण का तो काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि अगर सेवा सिर्फ अपने देश में हो रहा है तो व्यापक क्षेत्र पर है, अगर और पूरे विश्व स्तर पर होगा तो और व्यापक क्षेत्र पर होगा ना। तो वैश्वीकरण का पूरे विश्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे कि वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है, लोगों को दूसरे देश में जाकर के रोजगार करने का खुला अवसर मिला है। अब जाहिर सी बात है, वैश्वीकरण जब सारे देश एक दूसरे के साथ जुड़ गए, पूरा विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ गया, तो इस देश के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं काम करने के लिए, उस देश के लोग भारत में आ रहे हैं काम करने के लिए, तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे कि लोगों को एक देश से दूसरे देश में जाकर रोजगार करने का खुला अवसर मिलता है। भारत में श्रम संसाधन की प्रचुरता है। सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का वैश्वीकरण स्तर पर काफी विस्तार हुआ है। हाल के वर्षों में व्याप्त मंदी के कारण सेवा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यानी कि जब आर्थिक मंदी आया, समझ गए ना, जब आर्थिक मंदी आया तब जाकर के प्यारे बच्चों क्या हुआ? सेवा क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ा। तो यहां से आर्थिक मंदी से भी एक सवाल पूछ देता है आपके परीक्षा में कि मंदी का असर भारत में क्या पड़ा। ठीक है ना? और इसी सवाल को दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ता है। तो दोनों एक ही सवाल है, बस ये लघु उत्तरीय में लिखना है और ये दीर्घ उत्तरीय में लिखना है। समझ गए ना? हम बिल्कुल छांट करके बता दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज ना कर जाएं कि लघु उत्तरीय में सर इतना बड़ा, दीर्घ उत्तरीय में इतना बड़ा है। दोनों एक ही सवाल कि मंदी का असर भारत में क्या पड़ा था। तो लिखेंगे भारत पर मंदी का असर कम पड़ा। भारत पर ना मंदी का आर्थिक मंदी जिसको बोलते हैं, तो भारत पर मंदी का असर बहुत कम पड़ा, क्योंकि यहां के पूंजी बाजार काफी मजबूत अवस्था में थे। ठीक है? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र काफी विकसित व मजबूत है। हमारा आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर, बार बार हम मंदिर बोलते हैं भाई, वर्तमान मंदी का असर हमारे देश में कम पड़ा। तो मंदी के कारण विश्व स्तर पर रोजगार के अवसरों में कमी आई है, जिसका महत्व देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह हुआ कि मंदी का असर तो सब जगह हुआ, पूरे विश्व में हुआ जब आर्थिक मंदी आया था तब, लेकिन भारत पर इसका उतना कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, सेवा क्षेत्र पर इसका कुछ प्रभाव जरूर पड़ा। तो ये लिख देंगे हम लोग लघु उत्तरीय में। दीर्घ उत्तरीय में इसी क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा है। और ये दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन ना बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो इसलिए ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी है। ठीक है? हाँ, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा है, बस ये जवाब लिख देंगे। आर्थिक विकास किसी भी राष्ट्र एवं राज्य की सतत प्रक्रिया, सतत मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और मंदी के कारण आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर देखिए, अगर मान लिया जाए कि हम तेज गति से विकास कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे घर में ना मंदी आ जाए, मंदी कहने का मतलब कि पैसा का कमी आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? विकास रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? जो ग्रोथ हम कर रहे थे वो ग्रोथ तो रुक जाएगा। वैसे ही होता है देश के साथ, देश ग्रोथ कर रहा है और आर्थिक मंदी आया, उसका ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, मंदी के कारण आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। वर्तमान आर्थिक मंदी के कारण सेवा क्षेत्र काफी ज्यादा क्या हुआ है? प्रभावित हुआ है। सेवा क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होता है क्योंकि वो व्यापक क्षेत्र है। भारत का घरेलू मांग मजबूत होने के कारण मंदी का उस पर कम असर पड़ा। जाहिर सी बात है कि भारत का ना जो भी प्रोडक्ट होता है उसका भारत में ही बिक जाता है। भारत का बना हुआ प्रोडक्ट ना बहुत कम ही होता है जो विदेशों में जाकर के बिकता है।
भारत का बना हुआ प्रोडक्ट भारत में ज्यादा बिक जाता है, तो इसलिए मंदी का असर यहाँ कम पड़ता है। भारत का घरेलू मांग मजबूत है, यानी कि घरेलू कहने का मतलब कि देश के अंदर वाला मांग मजबूत है, जिसके कारण मंदी का उस पर कम असर पड़ता है। और भारतीय पूंजी बाजार काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। यहाँ के इंजीनियर आज भी आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं। मंदी का असर रोजगार सृजन पर पड़ता है, यानी कि जब मंदी आता है ना तो अच्छा अच्छा का रोजगार चल जाता है। जैसे आप याद करिए, जब कोरोना आया था तो कितना मंदी आ गया था, याद है ना? जब कोरोना आया था तो कितना मंदी आ गया था, अच्छा अच्छा का नौकरी सब चला गया जो कंपनी में था। अब कंपनी वाला क्या करेगा भाई, उसका सामान नहीं बिक रहा है, कहां से देगा वेतन? तो जब कोरोना आया था ना तो बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी आ गया था और बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन गया था। तो वैसे ही जब मंदी आता है ना तो रोजगार सृजन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है इसका। यहाँ का निर्यात उद्योग काफी खराब स्थिति में आ गया जब भारत में आर्थिक मंदी आया। सरकार समर्थन के बावजूद भी निर्यात का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। विदेशों से प्राप्त होने वाली आय में काफी कमी हुई और भारतीय पूंजी बाजार के मजबूत मानवीय श्रम के विशाल श्रम की उच्च दक्षता एवं विशाल श्रम शक्ति के कारण 21वीं सदी में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के उभरा है। यानी कि भारत पर अगर मंदी का असर ज्यादा पड़ जाता तो भारत आज महाशक्ति के रूप में नहीं उभरता, लेकिन चूंकि भारत पर मंदी का असर नहीं पड़ा इसलिए इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए आज भारत आगे बढ़ गया और पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। समझ गए ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, सारे बच्चे समझ गए? यस। तो यहां पर आकर के प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, यहां पर ये आपका चैप्टर क्या हो जाता है भाई, समाप्त हो जाता है। सारे बच्चे समझ गए? हाँ जी, अब आपका ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब प्यारे बच्चों कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे हम लोग देख ही लेते हैं लगले, समझ गए ना। उसके बाद चूंकि अब आपका मैथ का भी टाइम हो रहा है तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी से ना हम सारे क्वेश्चन का जवाब बता देंगे, आप लोग बस देख लीजिएगा और याद कर लीजिए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन, टोटल 30-31 क्वेश्चन के आसपास है, 30-32 क्वेश्चन के आसपास। इसमें रोजगार का क्षेत्र नहीं है। कौन रोजगार का क्षेत्र नहीं है? कृषि, जमीन, सेवा, उद्योग। बताइए, ये जमीन जो है वो रोजगार का क्षेत्र नहीं है। पहला का प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दूसरा है कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में क्या पाई जाती है? आपको कल बताए थे कि कृषि क्षेत्र को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र में ना छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है। क्या लाई है? तो उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में काफी तेज क्या लाई है, प्रगति। वैश्वीकरण आपको क्या बताया हम कि जब विश्व एक साथ जुड़ता है तो विकास ज्यादा तेज गति से होता है, तो काफी तेज प्रगति लाई है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए, नरेगा बनाई गई है शहरी क्षेत्र के लिए कि महानगर के लिए कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए? ये बनाई गई है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, मनरेगा। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना लागू की गई कब? 1989 ईस्वी में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों, नरेगा के पूरी तरह सफल नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? नरेगा के पूरी तरह सफल नहीं होने का कारण बिचौलिया। ठीक है ना, बिचौलिया। ये बिचौलिया लग जाएगा ना, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, दलाल। क्या कहते हैं, दलाल। एक फिल्म में हम देखे थे कि एक आदमी ना दलाल को बोल देता है कि अरे कौन है, तो बोलता है दलाल है। तो थोड़ा सा इज्जत से नाम लो, दलाल नहीं, एजेंट। एजेंट, समझ गए ना। तो यही दलाल, जिसको बिचौलिया कहा जाता है। तो ये सब ना कोई भी कार्यक्रम को पूरा नहीं होने देता है। सरकार का कोनो कार्यक्रम रहे इसको अच्छा से सक्सेसफुल होने नहीं देता है। भारत में कॉल सेंटर की संख्या स्थिर है कि घटी है कि बढ़ी है कि उपयुक्त तीनों? 7वां नंबर क्वेश्चन सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भारत में कॉल सेंटर की संख्या बढ़ी है। अगला है कि आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र क्या है? आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र क्या है? तो आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है प्यारे बच्चों नेपाल। ठीक है, नेपाल हो गया। भारत भी, पाकिस्तान, श्रीलंका, यानी कि आउटसोर्सिंग ज्यादातर होता है नेपाल से ही, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, नागरिक सेवा के अंतर्गत आता है। 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए, नागरिक सेवा के अंतर्गत सामाजिक चेतना, वो अन्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग। देखिए, नागरिक सेवा के अंतर्गत प्यारे बच्चों सामाजिक चेतना, वो अन्य, सामाजिक चेतना, वो अन्य, हालांकि स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग ये भी तब तो नागरिक सेवा ही है। इनमें से सभी हो जाता तो ज्यादा बेहतर रहता है ना। अगर इनमें से सभी हो जाता तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि ये सब नागरिक सेवा है। लेकिन सामाजिक चेतना वो अन्य कर लीजिए, ये तीनों आ जाएगा सामाजिक चेतना में। ठीक है, चलिए, भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 10वां नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। सेवा क्षेत्र को प्यारे बच्चों 2 भागों में बांटा जा सकता है। आर्थिक और गैर आर्थिक। बताया नहीं हम आपको, सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसको आर्थिक आधारभूत ढांचा भी कहते हैं।
बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से कहां गया? बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से पूरी दुनिया में गया, ठीक है ना, पूरी दुनिया में गया है भारत से, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि मॉल उपलब्ध कराता है वस्तुएं एक ही स्थान पर, कुछ वस्तुएं। अच्छा, मॉल में ना एक ही स्थान पर सब वस्तु मिल जाएगा, तो 12 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 12 का ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मॉल जो है ना वहां पर सब कुछ मिल जाता है। देखते हैं ना, कहते हैं कि कुछ भी लेना हो चलो मॉल में, वहां से सब कुछ लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। अगला है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक प्यारे बच्चों कितने हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 हैं। अगला है कि रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है ना। रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के पूरक हैं और परस्पर भी हैं, ठीक है ना। तो 14 का डी ऑप्शन कर लीजिए, 14 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पूरक भी हैं और परस्पर भी हैं, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे से संबंधित है, आपको हम बता भी चुके हैं। अगला है कि नरेगा एक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का, विश्व स्तर का, कि जिला स्तर का? तो जवाब होगा यह जो नरेगा है राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जो कि बिहार में चलाया जाता है भाई। हर एक राज्य में, हर एक राष्ट्र में चलाया जाता है, सॉरी राष्ट्रीय बोल रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, देश में चलाया जाता है, समझ गए ना, देश में यह कार्यक्रम चलाया जाता है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। तो जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी 16 का डी ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर, कौन सी सेवा सरकारी है? सरकारी है प्यारे बच्चों, शिक्षा, बैंकिंग, यातायात, स्वास्थ्य। बैंकिंग सेवा सरकारी कह सकते हैं, 17 का, ठीक है ना, 17 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 17 का बी ऑप्शन, बैंकिंग सेवा सरकारी है, क्योंकि अगर जो बैंकिंग कोई प्राइवेट भी है तो उसके सरकार के दिशा निर्देश पर चलना पड़ता है, समझ गए ना। कोई भी बैंक रहे तो सरकार के दिशा निर्देश पर, आरबीआई के दिशा निर्देश। आगे कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो गैर सरकारी हो जाएगा मॉल सेवा। मॉल होता है वो सरकारी नहीं होता है, मॉल गैर सरकारी होता है। आगे बताइए, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, वित्त, ऊर्जा, संचार, शिक्षा। शिक्षा प्यारे बच्चों आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, 19 का जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए हैं आर्थिक आधारभूत संरचना में वित्त, ऊर्जा और संचार ही आता है। अगला है कि बिहार संपन्न है किस चीज से भाई? तो बिहार कृषि संपन्न है, 20 का डी ऑप्शन सही होगा, बिहार जो है वो कृषि संपन्न है। अगला है मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक, मानव पूंजी निर्माण के भोजन, वस्त्र, शिक्षा। भाई भोजन, वस्त्र और शिक्षा ये तीनों तो मानव पूंजी निर्माण के घटक है ही, जवाब हो जाएगा इनमें से कोई, ठीक है ना। ये तीनों मानव पूंजी निर्माण के घटक हैं। अगला बताइए, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र होता है ना। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या होता है? उद्योग क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र होता है उद्योग क्षेत्र। तो 22 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला है प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र बताइए। तो तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। तो 23 का डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए बिहार हो गया तो बीमारू राज्य है, उड़ीसा है, कर्नाटक नहीं है जी, तो कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला बताइए, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर कितना हिस्सा है? 67% आपके किताब के अनुसार। 25 का ए नंबर ऑप्शन, 25 का ना ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर कितना हिस्सा है? 67%। 25 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। जनसंख्या का लगभग कृषि पर हिस्सा है कितना? 67% ना था, जरा एक बार देख लीजिए तो। जनसंख्या का कृषि क्षेत्र पर हिस्सा 67%, संख्या का लगभग 67%, हाँ जी 67%। चलिए अगला देख लेते हैं। अब अगला देख लेते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, तो जवाब क्या हो जाएगा? प्रारंभिक शिक्षा को तो भाई मौलिक अधिकार घोषित कर ही दिया है कि सबका मौलिक अधिकार है। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? बिहार के किस क्षेत्रों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो जवाब हो जाएगा सबसे ज्यादा विकास तो सेवा क्षेत्र का ही ना होगा, तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। अगला बताइए, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। ये प्यारे बच्चों बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है ना। 28 का सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। इतना भी बड़ा बड़ा आप लोग कंपनी देखते हैं ना, सबका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहेगा। सबका हेडक्वार्टर कहाँ रहता है? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु जो है ना वो सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर शक्ति का ना केंद्र बन गया है आजकल। अगला बताइए, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहां स्थापित हुआ था? भारत का पहला टेलीविजन केंद्र स्थापित हुआ था कहां? दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला बता दीजिए, किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का दायित्व है? किस आयु वर्ग के बच्चे को
तो जवाब हो जाएगा 6 साल से लेकर के 14 साल के आयु के वर्ग के बच्चे को, क्योंकि 14 साल में मैट्रिक कंप्लीट हो जाता है ना। आप लोग भी 14 साल में मैट्रिक कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब 31 और सबसे नहीं 32 लास्ट क्वेश्चन बताइए। ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है बिचौलिए के कारण, ये तो बता ही दिए ना। अगला बताइए, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया, कब से किया प्यारे बच्चों? 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? मध्याह्न भोजन योजना तो बाद में आया था, नीतीश कुमार लाया था, समझ गए ना। लेकिन राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम ये तो 1995 में आ गया था, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी कार्यक्रम के तहत आया था मध्याह्न भोजन, इसी कार्यक्रम के तहत, यानी कि पोषण सहयोग कार्यक्रम के तहत ही आया था मध्याह्न भोजन। जो सरकारी स्कूल में खिचड़ी खिलाया जाता है ना, इसी को कहते हैं मध्याह्न भोजन योजना, तो ये आया था। तो कुल मिलाकर के हम आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूरा हम आपको बता दिए। अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए तो 32 में से कितना सही किए हैं? आपका ये चैप्टर आज समाप्त हो गया जी, इकोनॉमिक्स का चैप्टर ये समाप्त हो गया। अब इसके बाद कितना चैप्टर बचा है? 2 चैप्टर और बचा है इकोनॉमिक्स में, वैश्वीकरण, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। एक बच्चे उपभोक्ता के बारे में पूछ रहे थे ना, उपभोक्ता वाला प्यारे बच्चों आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर तो आपका समाप्त हो गया भाई, आज पूरा चैप्टर हम खींच दिए, पूरा चैप्टर लपेट दिए। तो अब बच गया है वैश्वीकरण चैप्टर, जो कि एक बड़ा चैप्टर है, थोड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है ना। वैश्वीकरण चैप्टर लगभग 3-4 क्लास में खत्म होगा। तो कल से क्या स्टार्ट किया जाए बताइए? खैर जो भी इतिहास या भूगोल, भूगोल स्टार्ट कर देते हैं क्या? कल से प्यारे बच्चों हम भूगोल स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि भूगोल में भी अभी 3 चैप्टर बचा हुआ है ना। कल से हम भूगोल स्टार्ट कर देते हैं के शाम में, याद और तैयार रहिएगा उस, ठीक है ना। 25-22 प्लस, बहुत बढ़िया, यहां तक सही कर लिए हैं तो बात है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाए, ठीक है। क्लास आपको कैसा लगा, ये चैप्टर पूरा कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं प्यारे बच्चों हम आपसे अगली क्लास में, हम धमाकेदार तरीके से अगला क्लास में ज्योग्राफी होगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। बाकी आप लोग मैथ के क्लास में जुड़िए, मैथ का क्लास चलेगा।